दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल जॉब एक्सप्रेस पे। तो जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, इस चैनल पे मैं आपके लिए नौकरी से जुड़ी ताजा तरीन जानकारियां लाता रहता हूं। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एसएससी में होने वाला सीजीएल एग्जामिनेशन 2020। एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, सीजीएल यानी कि कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2020। तो एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर सीजीएल 2020 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है और आज से यानी कि 29 दिसंबर से क्या है कि आपके सीजीएल 2020 के लिए क्या है कि रजिस्ट्रेशन भी क्या है कि आपके स्टार्ट हो गए हैं। तो आज के वीडियो में मैं बताऊंगा कि जो सीजीएल 2020 आपका होना है उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, साथ साथ में एज लिमिट, सिलेक्शन प्रोसीजर, एप्लीकेशन फीस। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि आपको सिलेबस कहां से मिलेगा एसएससी सीजीएल 2020 का। तो चलिए देर किस बात की, शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं हर एक डिटेल एसएससी सीजीएल 2020 एग्जामिनेशन के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमेशा की तरह मैं आपको जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट से खोल के दिखाता हूँ। तो इस समय आ गया हूँ मैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन शॉर्ट में उसको ssc.nic.in, उसकी क्या है कि ऑफिशियल वेबसाइट है और इसी वेबसाइट से क्या है कि आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन खोल सकते हैं और इसी वेबसाइट से क्या है कि आप अप्लाई भी कर पाएंगे आपका क्या है कि कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2020 के लिए। तो अगर आप लेटेस्ट न्यूज़ यहाँ पे अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे तो बहुत ही आसान है ऑफिशियल नोटिफिकेशन ढूंढना। लेटेस्ट न्यूज़ पे आप देखेंगे कि 29 दिसंबर को यहाँ पे क्लियरली आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जिस पर लिखा है नोटिस ऑफ एग्जामिनेशन फॉर कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2020। तो यही है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन और जब आप इसको टैप करेंगे, इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को, इस लिंक को टैप करेंगे तो आपके सामने ये एक लंबा चौड़ा ऑफिशियल नोटिफिकेशन खुल जाएगा जिसमें सारी चीज़ों को क्या है कि आपका ढंग से क्या है कि समझा रखा है। तो इससे पहले कि मैं आपको बताना शुरू करूं ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में, उससे पहले जब आप वेबसाइट पर जाएंगे, अभी मैंने वेबसाइट खोली है तो यहाँ पे गांधी जी की तस्वीर बनी है, उसके नीचे एक बहुत ही बेहतरीन क्या है कि उनका कोट लिखा गया है, तो वो मैं पहले पढ़ना चाहूँगा क्योंकि मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और कोट है आपका, वो कहता है, इफ़ आई हैव द बिलीव दैट आई कैन डू इट, आई शैल surely acquire the capacity to do it even if I may not have it at the beginning। तो ये था उनका कोड जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की और ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। ऊपर बड़ा बड़ा आपका क्या है कि यहाँ पे क्लियरली लिखा गया है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2020। ये है आपका नोटिस और 29 दिसंबर से क्या है कि आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए, लेकिन घबराने की बात नहीं। 31 जनवरी 2021 तक क्या है कि आपका क्या है कि रजिस्ट्रेशन चलने वाला है और इसी के नीचे क्या है कि काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट डेट्स की जानकारी भी क्या है कि आपको दी गई है, जिन डेट्स के बारे में मैं आपको क्या है कि वीडियो के अंत में क्या है कि बताने वाला हूँ। तो आपका ये है आपका कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2020। तो यहाँ पे जब आप आएंगे तो यहाँ पे सेकंड नंबर पे आपको नजर आएगा डिटेल्स ऑफ द पोस्ट। तो डिटेल्स ऑफ द पोस्ट में आपको पढ़ के सारी नहीं बताने वाला, उसका सिंपल सा कारण ये है कि काफ़ी सारी पोस्ट यहाँ की आपकी दी गई है, लेकिन मैं आपको तरीका बता दूं कि आप इसको खुद किस तरीके से पढ़ सकते हैं और आपको समझने में क्या है कि थोड़ी सी आसानी होगी। तो यहाँ पे क्लियरली जैसे नेम ऑफ द पोस्ट लिखा है, उसके बाद क्या है मिनिस्ट्री या फिर डिपार्टमेंट या फिर ऑफिस या फिर कैडर वगैरह सब आपका लिखा है। इसके अलावा क्लासिफिकेशन ऑफ पोस्ट आपको इसमें देखने को मिल जाएगा कि ग्रुप बी की पोस्ट है क्या ग्रुप सी की। दो ही तरह की इसमें पोस्ट होने वाली है। ग्रुप बी के ऊपर अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, ग्रुप बी और ग्रुप सी की क्या है कि इसमें पोस्ट होने वाली है। और ग्रुप बी में भी आपकी गैजेटेड होने वाली है और नॉन गैजेटेड, यानी दो तरह की आपकी पोस्ट क्या है कि ग्रुप बी में भी आपकी होने वाली है और ग्रुप सी में तो सिर्फ आपका ग्रुप सी होने वाला है। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ पोस्ट है, उसके बगल में नेचर ऑफ फिजिकल डिसेबिलिटीज, परमिशन फॉर द पोस्ट। यहाँ पे लिखा गया है कि जो भी आपके क्या है कि पर्सन विद डिसेबिलिटी है आपके, तो किस तरह की डिसेबिलिटीज वाले कैंडिडेट्स को क्या है कि इस तरह की पोस्ट के लिए क्या है कि अलाउ किया गया। पोस्ट के सामने ये लिखा है और साथ साथ में क्या है कि एज लिमिट भी आपकी यहाँ पे लिखी है। तो हाँ, आप देखेंगे कि हर एक पोस्ट के लिए क्या है कि अपनी अलग अलग क्या है कि एज लिमिट है, तो आपको देखना पड़ेगा कि किस पोस्ट के लिए क्या है कि कितनी एज लिमिट आपकी होने वाली है। और ऊपर आपको यहाँ पे लिखा है कि पे लेवल जो आपका 8 है, जो कि आपका 47,600 से लेके 1,51,100 रुपये के बीच में, उसके अंदर आपकी कौन कौन सी पोस्ट होने वाली। तो अगर मैं इसको नीचे आपकी तरफ स्क्रॉल डाउन करूं तो आप देख पाएंगे कि
काफ़ी सारी टोटल क्या है कि काफ़ी सारी पोस्ट आपकी होने वाली हैं काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स में, और उनका क्लासिफिकेशन भी यहाँ पे आगे क्या की कर रखा है, ग्रुप बी है, ग्रुप सी है। तो इस तरह आप देख पाएंगे कि काफ़ी सारी पोस्ट हैं अलग अलग पे लेवल पे आपकी होने वाली है। अगर मैं बात करूँ कि टोटल कितनी तरीके की आपकी पोस्ट होने वाली है, तो पेज 4 के एंड में क्या है कि टोटल आपकी पोस्ट खत्म हो जाएंगी, और टोटल जो नंबर ऑफ पोस्ट आपकी होने वाली है वो 32 है। आपकी लास्ट पोस्ट आपकी टैक्स इंस्पेक्टर की सब इंस्पेक्टर की होने वाली है नेशनल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स में, ग्रुप सी की वैकेंसी आपकी। इसके अलावा इसमें आगे आप एज लिमिट तो आप हर एक पोस्ट के लिए पढ़ सकते हैं कि कितनी एज लिमिट है, और इसी के साथ साथ क्या है कि उसमें पे लेवल कितना होने वाला है, किस तरह के फिजिकली हैंडीकैप एबिलिटीज़ जो है आपकी हैं, डिसेबिलिटीज़ जो सॉरी है वो किस तरह की डिसेबिलिटीज़ को क्या है कि अलाउ किया गया है, और ग्रुप बी ग्रुप सी किस तरह की पोस्ट है। तो इसको तो आपको खुद पढ़ना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी सारी, और मैं पढ़ूंगा तो क्या है कि वीडियो अननेसेसरी मुझे लगता है कि काफ़ी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब आपको इसके नीचे यहाँ पे क्या है कि समझाया गया है आपका क्या है कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन के स्टार्टिंग में ही। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ वैकेंसीज़ की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी वो ये है कि आपकी टोटल नंबर वैकेंसीज काफ़ी ज़्यादा है। टोटल नंबर वैकेंसीज आपकी 6506 होने वाली है, यानी कि 6506, जिसमें ग्रुप बी गैजेटेड आपकी 250 होने वाली है, और ग्रुप बी नॉन गैजेटेड आपकी 3513, और साथ साथ में ग्रुप सी की आपकी होने वाली है 2743, यानी कि 2743 वैकेंसी क्या है कि आपकी होने वाली है। तो ये आपका क्या है कि वैकेंसीज के बारे में और रिजर्वेशन के बारे में क्या है कि बताया गया है कि जैसे कि एज रिलैक्सेशन वगैरह जो मिलता है उसके बारे में क्या है कि बताया गया। उसी के नीचे आपको फोर्थ पे नेशनैलिटी या सिटीजनशिप आपको मिल जाएगा। तो अगर आप इंडिया के सिटीजन हैं तो ये आपका क्या है कि परफेक्ट आपका क्या है कि आप एलिजिबल होने वाले हैं परफेक्टली। इसके अलावा क्या है कि सब्जेक्ट ऑफ नेपाल भूटान इनको भी क्या है कि इसमें आपका अलाउ किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करूं मैं एज लिमिट की, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि काफ़ी हर एक पोस्ट के लिए क्या है कि अपनी अलग अलग एज लिमिट आपकी होने वाली है। तो एज लिमिट के लिए मैं कट ऑफ डेट बता दूं। एज लिमिट के लिए कट ऑफ डेट आपका नए साल का पहला दिन यानी कि 1 जनवरी 2021 आपकी कट ऑफ डेट होने वाली है एज लिमिट की। और यहाँ पे क्लियरली क्या है कि आपका एक अच्छा सा डब्बा बना रखा है जिसमें 5 आपके ऑप्शन दिए गए, यानी कि जिन पोस्टों के लिए एज लिमिट 18 से लेकर 27 साल के बीच में है, उन पोस्टों के लिए कैंडिडेट्स को कितनी तारीखों के बीच में क्या है कि पैदा होना चाहिए। तो ये भी क्या है कि यहाँ पे इस बॉक्स में आपको अच्छी तरीके से समझा रखा है। उसके बाद 5.2 जो नीचे इसमें क्या है कि आपका एज रिलैक्सेशन अपर एज लिमिट में जो है वो आपका यहाँ पे समझा रखा है। ज़्यादातर लोगों को पता होगा SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट्स को क्या है 5 साल का मिलता है, OBC कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 3 साल का, पर्सन विद डिसेबिलिटी अनरिजर्व जो होते हैं उनको 10 साल का, पर्सन विद डिसेबिलिटी OBC कैंडिडेट्स अगर आप हैं तो 13 साल का, और पर्सन विद डिसेबिलिटी SC ST कैटेगरी कैंडिडेट्स को 15 साल। इसके अलावा और भी इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन, जैसे कि एक्स सर्विसमैन की अगर मैं बात करूं तो उसमें क्या है कि आपका 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, और आपकी जो मिलिट्री सर्विस जितनी आपने दी है उसको डिडक्ट करने के बाद। तो इसके अलावा और काफ़ी सारे इसमें क्या है कि ऑप्शन दिए गए, आप इसको एक बार ढंग से इसको भी पढ़ लें, क्योंकि ये भी क्या है कि आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि एज लिमिट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। एज लिमिट के बाद अगर आप नीचे आएंगे तो इसके नीचे आपको एक्सप्लेनेशन दे रखा है कि एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स कौन होते हैं, किस तरह के कैंडिडेट्स को क्या है कि एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट कैटेगरी के कैंडिडेट्स क्या है कि कंसिडर किया जाता है। 5.11 वाला आपका जो मैं कहूँगा छोटा सा पैराग्राफ है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्लियरली लिखा गया है कि जो एज रिलैक्सेशन है या जो फिर एक्स सर्विसमैन रिजर्वेशन जो है वो आपका क्या है कि जो आपके सन्स हैं, डॉटर्स हैं, या डिपेंडेंट जो हैं आपके एक्स सर्विसमैन के, उनको क्या है कि नहीं मिलने वाला है। सीधा एक्स सर्विसमैन को ही क्या है कि आपका रिलैक्सेशन या एक्स सर्विसमैन रिजर्वेशन है जो वो उनको ही मिलने वाला है। उनके जो बच्चे हैं या उनके ऊपर जो डिपेंडेंट है उनको क्या है कि आपका नहीं मिलने वाला है। तो ये यहाँ पे क्या है कि क्लियरली आपका बताया गया है। ये वीडियो में थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं 8 नंबर पे आपको ये मिल जाएगा, जिसमें क्या है कि क्लियर लिखा है एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, और उसके लिए भी कट ऑफ डेट आपकी साल की पहली तारीख, अगले साल की पहली तारीख यानी कि 1 जनवरी 2021 आपकी होने वाली है। तो इसमें क्या 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 किया गया कि कुछ पोस्टों में क्या है कि आपका थोड़ी सी स्पेसिफिक तरह की एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है मांगी गई है। चलिए उसके बारे में भी मैं आपको बता दूँ, मैं आपको बताऊंगा तो भी आप समझ जाएंगे। तो जो अगर आपको अप्लाई करना है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए या फिर असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर के,
असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या फिर असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के लिए आपको अप्लाई करना है। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन, एक मिनिमम क्वालिफिकेशन इसमें होने वाली है आपके पास बैचलर्स की डिग्री हो। लेकिन इसमें क्या है कि डिज़ायर क्वालिफिकेशन यानी कि इस तरह की क्वालिफिकेशन इस नौकरी के लिए या इन पोस्टों के लिए क्या है कि परफेक्ट होती है। तो जो डिज़ायर क्वालिफिकेशन है वो आपकी, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो या फिर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हो या फिर कंपनी सेक्रेटरी हो या फिर आपने मास्टर्स इन कॉमर्स कर रखा हो या फिर मास्टर्स इन बिजनेस स्टडीज़ कर रखा हो या फिर मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें कि क्या है कि आपका फाइनेंस में आपने वो कर रखा हो या फिर आपके पास सीधा क्या है कि मास्टर इन बिजनेस इकोनॉमिक्स हो। तो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन बैचलर्स डिग्री है। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन क्या होने वाली है वो मैंने आपको क्या है कि बता दी। इसके अलावा इन पोस्टों के लिए अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपका जो प्रोबेशन पीरियड होगा उसमें क्या है कि आपको सब ऑर्डिनेट ऑडिट या फिर अकाउंट सर्विस एग्जामिनेशन जो है वो आपको क्या है कि आपका क्या है कि क्वालिफाई करना पड़ेगा प्रोबेशन पीरियड के दौरान। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी बात इस पोस्ट की। इसके बाद जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की अगर मैं बात करूं, अगर आपको जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए अप्लाई करना है तो इसके लिए क्या है कि दो तरह की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को क्या है कि अलाउ किया गया है। तो पहली तरीके का जो ऑप्शन है वो होता है कि बैचलर्स डिग्री हो आपके पास किसी भी सब्जेक्ट में रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से, और इसी के साथ साथ 12वीं में आपके पास यानी कि 12वीं में यानी 12th स्टैंडर्ड में आपके पास मैथमेटिक्स में मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। यानी बैचलर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से, और इसी के साथ 12वीं में आपके पास क्या है कि 60% मार्क्स के साथ मैथमेटिक्स होनी चाहिए, मैथमेटिक्स में 60% मार्क्स होने चाहिए। पहला ऑप्शन ये। अगर पहला ऑप्शन आपके पास नहीं है तो और दूसरा ऑप्शन आपका होने वाला है बैचलर्स डिग्री हो आपके पास किसी भी सब्जेक्ट में, और बैचलर्स डिग्री आपके पास किसी भी सब्जेक्ट में हो और स्टैटिस्टिक्स आपके पास क्या है कि वन ऑफ द सब्जेक्ट्स होना चाहिए डिग्री लेवल पे। नहीं, बैचलर्स डिग्री में स्टैटिस्टिक्स आपके पास एज अ सब्जेक्ट क्या है कि आपका होना चाहिए। तो ये हो गई आपकी कहानी जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के। इसके अलावा बाकी जितनी जो पोस्ट बची, इसके अलावा ढेर सारी पोस्ट है, मैंने आपको शुरू में दिखाई कितनी सारी पोस्ट होनी, उन सब के लिए क्या है कि बैचलर्स डिग्री हो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से किसी भी आपका डिसिप्लिन में। इसके अलावा 8.4 जो है मुझे थोड़ा सा फनी मुझे लगा, फनी से ज़्यादा मुझे थोड़ा सा इसको पढ़ के थोड़ा सा मैं ज़रा एस्टॉनिश्ड हो गया, क्योंकि इसमें कहा गया कि फाइनल ईयर के जो आप फाइनल ईयर में जो अपेयर हो रहे हैं कैंडिडेट वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनके पास जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो 1 जनवरी 2021 या उससे पहले पहले होनी चाहिए। 29 दिसंबर आज है, यानी कि 30, 31 और 1, तो यानी कि अगर आप 3 दिन के अंदर अंदर आप अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट करने वाले हैं तो भी आप एलिजिबल क्या है कि होने वाले, यानी कि 1 जनवरी 2021 से पहले पहले आपके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अगर आप फाइनल ईयर में है अपेयरिंग या फाइनल ईयर में और अप्लाई करना चाहते हैं तो 1 जनवरी 2021 से पहले पहले आपके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, जो कि मुझे लगता है कि बहुत ही रेयर उसका क्या है कि चांस आपका होने वाला है। चलिए, लिखा तो मैंने आपको बता दिया। आगे इसके अलावा 9th नंबर पे हाउ टू अप्लाई आपका, इसको आप जरूर पढ़ लीजिए ढंग से। इसमें जितने भी आपके पॉइंट्स देखे उनको आप ढंग से पढ़ लीजिए, और इसमें क्या है कि फोटो के बारे में साथ साथ में क्या है कि आपका जिस तरह के सिग्नेचर है, क्या क्या चीज़ें आपको अपलोड करनी है, कैसे आपको अपलोड करनी है, तो वो चीज़ों के बारे में आपको हमेशा बताया जाता है, तो वो पढ़ना जरूरी है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ एप्लीकेशन फीस की, तो 100 रुपये क्या है कि आपकी एप्लीकेशन फीस होने वाली है। इसके अलावा विमेन कैंडिडेट्स और साथ साथ में कैंडिडेट जो है ST साथ साथ में पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ और एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं और एलिजिबल हैं रिजर्वेशन के लिए, उनको क्या है कि किसी भी तरह की आपकी एप्लीकेशन फीस आपकी नहीं देनी है, यानी 100 रुपये फीस है। विमेन कैंडिडेट्स के अलावा SC ST पर्सन विद डिसेबिलिटी और एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के जो भी कैंडिडेट हैं जो एलिजिबल है आपका रिजर्वेशन के लिए, उनके लिए किसी भी तरह की एप्लीकेशन फीस आपकी नहीं होने वाली है। इसके अलावा आपका SSC का एग्जाम है तो सेंटर्स ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में आपको तो ज़्यादा क्या है कि टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि क्या है कि आप लोगों को पता ही होगा कि SSC की तो पूरे देश भर में क्या है कि ढेर सारे सेंटर होते हैं। तो जिस भी अगर आप पहली बार SSC का एग्जाम दे रहे हैं तो आप चेक कर पाएंगे यहाँ पे नॉर्थ रीजन दिया गया है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, तो कहाँ कहाँ पे क्या है कि आपके सेंटर पड़ते हैं, तो आप क्या है कि वहाँ से सेंटर्स की जानकारी जुटा सकते हैं कि भैया आपका सेंटर आपका कहाँ कहाँ पड़ता है। इसके अलावा बात करते हैं 12th नंबर के कॉलम की स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन। तो अगर मैं बात करूं इसमें कितने टेयर में होने वाला एग्जामिनेशन, तो टेयर फर्स्ट जो आपका होगा यानी कि फर्स्ट स्टेप कह सकते हैं आप, वो है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। टेयर सेकंड होगा वो भी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन।
टियर 3 होगा जो कि आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर है, जिसमें क्या है कि आपको आंसर शब्दों में लिखना पड़ेगा। और टियर 4 आपका होगा। टियर 4 में एक्चुअली में क्या है कि ये सारे पोस्टों के लिए एप्लीकेबल नहीं है, आपका कुछ कुछ पोस्टों के लिए आपका एप्लीकेबल है, जिसमें कि कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट और साथ साथ में डेटा एंट्री स्किल टेस्ट भी होने वाला है टियर 4। और यहाँ पे क्लियरली लिखा है वेरेवर एप्लीकेबल, यानी कि इनकी जिन जिन पोस्टों में इन टेस्ट की आवश्यकता है उन पोस्टों के लिए ही क्या है कि आपका ये होने वाला है। तो अगर मैं नीचे की तरफ आऊँ और बात करूँ मैं कि आपका एग्जाम में क्या क्या आने वाला है, यानी कि पहले मैं बता देता हूँ कि आपके सब्जेक्ट वगैरह क्या क्या है। तो टियर 1 का जो आपका एग्जामिनेशन होगा वो मैंने आपको पहले बता दिया कि आपका कंप्यूटर बेस्ड होने वाला है आपका। तो उसमें जो आपके सब्जेक्ट आएंगे, पहला जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है, दूसरा आपका जनरल अवेयरनेस है, तीसरा आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है और चौथा आपका इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन है। हर एक सब्जेक्ट के 25 सवाल आपके होने वाले हैं। मैक्सिमम मार्क्स क्या है कि 50 होने वाले, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क का क्या है कि होने वाला है। और समय आपको 1 घंटे का क्या है कि दिया जाएगा। इसके अलावा जो आपका टियर सेकंड का जो आपका पेपर होगा, यानी कि टियर फर्स्ट यानी कि फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप में जो आपका पेपर होगा उसमें क्या है कि आपके 4 पेपर होने वाले हैं। पहला आपका क्वांटिटेटिव एबिलिटीज है, दूसरा आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन है, तीसरा आपका क्या है कि स्टैटिस्टिक्स है और चौथा आपका जर्नल स्टडीज है, जिसमें क्या है कि फाइनेंस और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्या है कि आपके सवाल होने वाले हैं। सेकंड पेपर जो है इंग्लिश लैंग्वेज इन कॉम्प्रिहेंशन का, उसमें क्या है कि आपके 200 सवाल होने वाले हैं और मैक्सिमम मार्क्स 200, यानी कि हर एक सवाल 2 मार्क का है। उसके बाद बाकी जो जितने पेपर बचे यानी फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, उसमें टोटल 100 सवाल होंगे और क्या है कि आपका 200 मार्क्स होने वाले हैं, यानी कि उसमें हर एक सवाल आपका 2 मार्क का होने वाला है। टोटल आपको क्या है कि 2 घंटे यानी 2 घंटे मिलने वाले हैं एक पेपर के लिए, यानी कि 2 hours फॉर ईच पेपर। चलो मैं सोचूं कितने सारे आप सवाल कैसे सॉल्व कर पाएंगे आपके 2 घंटे के अंदर, यानी कि हर एक पेपर के क्या है कि आपको 2 घंटा मिलने वाला है। इसके अलावा इस बॉक्स के आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे काफी महत्वपूर्ण जानकारी क्या लिखी गई है वो आपको मैं क्या करके बता दूं। पहली बात तो ये टियर 1 और टियर सेकंड का जो एग्जामिनेशन होगा वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस वाला होने वाला है, ठीक है। इसके अलावा नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। टियर 1 में जो आपकी नेगेटिव मार्किंग है वो 0.5 होने वाली है, यानी कि आधा मार्क आपका काट लिया जाएगा गलत उत्तर का। और टियर सेकंड में जो आपकी नेगेटिव मार्किंग होने वाली है वो 0.25 यानी कि 1/4 आपकी होगी आपकी जो पेपर सेकंड है उसके लिए। यानी टियर सेकंड में पेपर सेकंड जो है आपका, टियर सेकंड में पेपर सेकंड जो है उसके लिए जो नेगेटिव मार्किंग है वो 0.25 यानी 1/4 है। और उसके अलावा जितने पेपर बचे यानी पेपर फर्स्ट, पेपर थर्ड और पेपर फोर्थ जो है आपका, उसमें आधा मार्क आपका काट लिया जाएगा अगर क्या है कि आप गलत उत्तर देते हैं। इसके अलावा जो आपका टियर सेकंड है उसमें आपको देखेंगे कि इसमें 4 पेपर है, लेकिन आपको क्या है कि चारों के चारों पेपर आपको नहीं देने हैं। वो डिपेंड करता है कि आप किस पोस्ट के लिए क्या है कि अप्लाई करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे 12.7.4 यानी 12.7.4 पढ़ेंगे तो टियर सेकंड में पेपर फर्स्ट और पेपर जो सेकंड है वो तो क्या है कि कंपलसरी होने वाला है हर एक पोस्ट के लिए। यानी टियर सेकंड में पेपर फर्स्ट और सेकंड आपका कंपलसरी हर एक पोस्ट के लिए। पेपर थर्ड जो है आपका टियर सेकंड का, नहीं पेपर थर्ड जो टियर सेकंड का है वो उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए होने वाला है जो कि आपका जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए क्या है कि अप्लाई करने वाले हैं। वहीं टियर सेकंड का जो पेपर फोर्थ है वो उन कैंडिडेट्स के लिए होने वाला है जो कि आपका करेंगे असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या फिर असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के लिए अप्लाई। यानी कि पेपर फोर्थ यानी पेपर फर्स्ट जो टियर सेकंड में पेपर फर्स्ट और सेकंड है वो तो कंपलसरी है सब पोस्ट के लिए। पेपर थर्ड जो है आपका टियर सेकंड का वो जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए होने वाला है, यानी कि उस पोस्ट पे जो कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे उनके लिए। और इसके अलावा जो पेपर फोर्थ है वो उन कैंडिडेट्स के लिए होने वाला है जो कि असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या फिर असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के लिए अप्लाई करेंगे और शॉर्ट लिस्ट होंगे पेपर टियर 1 में। यानी टियर 1 में अगर आप शॉर्ट लिस्ट होंगे तभी तो आप जाएंगे टियर सेकंड में। तो ये आपका क्या है कि हो गया। इसके अलावा टियर 3 जो एग्जामिनेशन है आपका, अभी सिर्फ हमने टियर 1 और 2 ही निपटाया। कुछ लोगों को लगा होगा यार मैंने काफ़ी बता दिया, लेकिन अभी टियर आपका क्या है कि मैंने फर्स्ट और सेकंड ही निपटाया। टियर 3 जो का जो एग्जामिनेशन है वो आपका डिस्क्रिप्टिव है, यानी कि पेन एंड पेपर मोड में आपका एग्जामिनेशन होने वाला है, यानी आपको लिखना पड़ेगा। और स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर है इंग्लिश में या फिर हिंदी में। और इसमें क्या क्या आएगा, इसमें राइटिंग ऑफ एसे, प्रेसी, लेटर, एप्लीकेशन, तो इस तरह की चीज़ें क्या है कि आपकी आने वाली है। यानी कि अगर आपने इंग्लिश लिटरेचर कभी पढ़ा हो या हिंदी लिटरेचर आपने कभी पढ़ा हो तो उससे रिलेटेड चीज़ें ही क्या है कि इस पेपर में क्या है कि पूछी जाने वाली है।
और इसके साथ साथ नीचे इसमें एक अच्छी चीज़ ये भी लिखी है कि टियर 3 में आपके पास ऑप्शन है कि आप इंग्लिश में लिखें चाहे या हिंदी में लिखें। अगर आपने गलती से पेपर आधा हिंदी में और आधा इंग्लिश में लिख दिया, यानी कि आधा भी नहीं, यानी कि कुछ पार्ट आपने हिंदी में लिख दिया, कुछ पार्ट इंग्लिश में, तो फिर आपको 0 मार्क मिलने वाला है, यानी कि आप हिंदी में लिखें या फिर आप इंग्लिश में लिखें। तो इसमें क्या है कि मैक्सिमम मार्क्स आपके 100 होने वाले हैं और समय आपको क्या है कि 1 घंटे का आपका दिया जाएगा। इसके अलावा जो आपका टियर 4 है वो आपका स्किल टेस्ट है। वो तो जिन पोस्टों में ये चीज़ें वैलिड है, यानी कि कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट और डेटा एंट्री टेस्ट की जिन पोस्टों में ज़रूरत पड़ेगी, वो क्या है कि आपका टियर 4 में क्या है कि कंडक्ट किए जाएंगे। इसके अलावा सबसे अच्छी बात है 12.10, आप यहाँ पे देख लीजिए, मैं पेज नंबर एक बार देखता हूँ नीचे, तो 19 नंबर का जो पेज है वहाँ से आपका क्या है कि इंडिकेटिव सिलेबस आपका स्टार्ट हो गया टियर 1 के लिए, टियर 2 के लिए, तो आपको सारा सिलेबस यहाँ से मिल जाएगा। भले ही इसका नाम इंडिकेटिव सिलेबस दिया गया, लेकिन ये सिलेबस काफ़ी आपका डिटेल में और काफ़ी सारी चीज़ों को क्या है कि इसमें इंक्लूड क्या है कि आपका किया गया है। तो यहाँ से क्या है कि आप सिलेबस आपका पूरा देख पाएंगे। मैं स्क्रॉल डाउन करके आपको दिखा देता हूँ कि कितना क्या है कि वाइड और विविड और कितना बड़ा क्या है कि आपका सिलेबस ये होने वाला है। इसके अलावा 14.3 आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें क्लियरली बताया गया कि जब आप प्रेफरेंस दें पोस्ट को लेकर, आप किस पोस्ट के लिए पहले प्रेफरेंस देना चाहेंगे डिपार्टमेंट्स के लिए, तो आपको ध्यान रखना है कि जितनी सारी पोस्टें नीचे मेंशन की गई हैं, इसमें स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है फिजिकल स्टैंडर्ड की, फिजिकल टेस्ट की और मेडिकल स्टैंडर्ड। क्योंकि ये पोस्ट क्या है कि आप जैसे पढ़ें सारी पोस्टें इंस्पेक्टर अलग अलग आपके डिपार्टमेंट में, तो इन पोस्टों के लिए क्या है कि आपके पास सर्टेन यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड होनी चाहिए, यानी कि हाइट, वेट और फिजिकल टेस्ट और मेडिकल स्टैंडर्ड इसमें क्या है कि रिक्वायर्ड होने वाले हैं इन पोस्टों के लिए। तो आप जब प्रेफरेंस दें तो ध्यान रखें कि अगर आपके पास रिक्वायर्ड फिजिकल स्टैंडर्ड है तभी आप इनके लिए दें, वरना बेहतर होगा कि आप इन पोस्टों को पहले प्रेफरेंस ना दें, क्योंकि इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड, फिजिकल टेस्ट और मेडिकल स्टैंडर्ड भी आपका होने वाले हैं। और फिजिकल स्टैंडर्ड वगैरह क्या होने वाला है वो एनेक्स्चर आपका क्या है कि नीचे आपका दिया गया एनेक्स्चर 15, उसमें आपको ये जानकारी सारी क्या है कि दी गई है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जिन पोस्टों में क्या है कि आपका फिजिकल स्टैंडर्ड की आवश्यकता पड़ेगी, तो फिजिकल स्टैंडर्ड अब जैसे मैं आपको बताया नेक्स्ट ईयर 15 से क्या है कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्लियरली आपको ये पे मिल जाएगा फिजिकल स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ इंस्पेक्टर किस किस में है, जैसे सेंट्रल एक्साइज एग्जामिनर, प्रिवेंटिव ऑफिसर और साथ में इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर आपका CBN में। तो यहाँ पे सबसे पहले मेल कैंडिडेट्स के लिए क्या है कि फिजिकल स्टैंडर्ड दिया गया है, यानी कि हाइट, साथ साथ में चेस्ट, और तो अगर मैं बात करूँ हाइट की तो 157.5 सेंटीमीटर, यानी कि 157 सेंटीमीटर, 157.5 सेंटीमीटर क्या है कि आपकी हाइट है। और चेस्ट क्या है कि आपकी 81 सेंटीमीटर कम से कम होनी चाहिए, और कम से कम छाती आपकी क्या है कि 5 सेंटीमीटर क्या है कि फूलनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे लिखा गया है कि हाइट में 5 सेंटीमीटर की छूट दी गई है किन को, गढ़वाली, असमीज, गोरखास और मेंबर ऑफ शेड्यूल ट्राइब जो है आपको उनको छूट गई है। इसके अलावा फिजिकल टेस्ट के बारे में बताया गया है कि फिजिकल टेस्ट में भैया आपकी वॉकिंग है, यानी कि आप उसे भागे या दौड़े, लेकिन 1600 मीटर आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी 15 मिनट में। और साथ साथ में साइकिलिंग है आपकी 8 किलोमीटर, आपको साइकिलिंग यानी साइकिल चलानी पड़ेगी आपको 8 किलोमीटर 30 मिनट में। तो इस तरह के फिजिकल स्टैंडर्ड आपका क्या है कि बाकी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी दिया गया कि हाइट कम से कम 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और हाइट में जो रिलैक्सेशन है आपका वो 2.5 सेंटीमीटर है, वेट कम से कम 48 किलो होना चाहिए, और वेट में 2 किलो का नहीं, हाइट में 2.5 सेंटीमीटर और वेट में 2 किलो का छूट मिलेगी गोरखास, गढ़वाली, असमीज और साथ साथ में मेंबर जो है आपका स्केड्यूल ट्राइब के। इसके अलावा विमेन के लिए जो फिजिकल टेस्ट है तो 1 किलोमीटर की वॉकिंग है आपकी 20 मिनट में, और साथ में 3 किलोमीटर आपको साइकिल चलानी है 25 मिनट में। तो इस तरह की चीज़ें क्या है कि आपकी ये आपका क्या है कि फिजिकल स्टैंडर्ड, तो ये फिजिकल स्टैंडर्ड आपका जो मैंने आपको पोस्ट बताई उसके लिए थी। इसके अलावा अगर आप सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो B नंबर उसके लिए है। C फिर आपको दिया गया है कि पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर के लिए आप अप्लाई करेंगे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, यानी जिसको NIA भी हम कहते हैं। तो ये सब आप क्या है कि एनेक्स्चर 15 आप याद रखिए, वहाँ से आप सारे फिजिकल स्टैंडर्ड देख पाएंगे, यानी जिन जिन पोस्टों के लिए सर्टेन फिजिकल स्टैंडर्ड की आवश्यकता है वो आप वहाँ से देख पाएंगे। अब लास्ट में बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो एप्लीकेशन आपकी है कि 29 दिसंबर से लेकर 31 जनवरी 2021, यानी अगले साल का पहला महीना जो है उसकी आखिरी तारीख यानी कि 31 जनवरी 2021 तक होने वाली है। इसके अलावा क्या है कि ऑनलाइन फ़ी पेमेंट आप कर पाएंगे 2 फरवरी 2021 तक, यानी कि ऑनलाइन अगर आपको पेमेंट करनी है तो 2 फरवरी 2021 तक आप कर पाएंगे। और क्या है कि चालान आप कब तक, अगर चालान के थ्रू आप ऑफलाइन करते हैं तो आप
4 फरवरी 2021 तक अपना चालान जनरेट कर सकते हैं और 6 फरवरी 2021 तक आप चालान के थ्रू क्या है कि पेमेंट आपका कर सकते हैं, यानी 6 फरवरी 2021 तक। इसके अलावा जो आपका टियर 1 का एग्जामिनेशन है आपका, उसके लिए जो डेट आई है वो क्या है कि आपकी 29 मई से लेके क्या है कि आपका 7 जून के बीच तक में, यानी 29 मई से लेके 7 जून 2021 के बीच में क्या है कि आपका पहला जो टियर है आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन एमसीक्यू वाला, वो क्या है कि आपका हो सकता है, यानी मई से लेके 29 मई से लेके 7 जून के बीच में। और बाकी सारी चीज़ों को क्या है कि आपका बाद में ही आपको क्या है कि बताया जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैंने आपको बताया कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2020 के बारे में। आपको घबराने की बात नहीं, अधिक जानकारी के लिए मैंने आपको एक नोटिफिकेशन है जो ऑफिशियल, उसका लिंक मैंने आपको क्या है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो वहाँ पे जाके आप इसको खोल के ढंग से आप इसको पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से क्या है कि आप अपने आप को रजिस्टर करके अप्लाई कर सकते हैं, तो ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या है कि आपका दिया है। तो यानी कि आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन और वेबसाइट से आप जहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं, इस वेबसाइट का लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या है कि आपका दिया है। इसके अलावा दोस्तों हम जानते हैं कि भारत में काफ़ी सारी नौकरियां निकलती हैं और सारे नौकरियों को वीडियो के माध्यम से कवर कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, तो मैंने जॉब एक्सप्रेस का अपना पेज क्या है कि कोरा पे बनाया। कोरा एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, तो मेरा जॉब एक्सप्रेस का पेज है कोरा पे, या फिर अगर कोरा पे फॉलो नहीं करना चाहते हैं तो आप FB यानी फेसबुक पे ही फॉलो कर सकते हो। इन दो पेजेस पे क्या है कि मैं नई नई नौकरियों की जानकारी क्या है कि आपका रेगुलरली डेली अपडेट आपका करता रहता हूँ। दोनों पेज का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं मेरे दोनों पेज। तो दोस्तों चलिए खत्म करते हैं आज का ये वीडियो। तो आज के वीडियो में मैंने आपको बताया स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी SSC में होने वाला आपका कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2020 के बारे में। अगर आपको वीडियो लगा इन्फॉर्मेटिव तो दीजिए इसे लाइक, शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरा चैनल जॉब एक्सप्रेस, ताकि आपको नौकरियों से जुड़ी ताजा तरीन जानकारी मिलती है। तो दोस्तों चलिए मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में एक और नई नौकरी के साथ, और आप सभी को आने वाला नया साल बहुत बहुत मुबारक।